एक बार आप मैसेज या कॉल कर देना नाइट में, याद रहे, या दिन में सुबह में भी। मेटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 8 का चैप्टर 4 है। ठीक है, आज इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग को मेटल और नॉन मेटल क्या होता है पता ही है। इस चैप्टर को ध्यान देंगे तो जितना भी क्लियर है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा। A substance which cannot be broken down into two simpler substance by chemical reaction is called element. पहले तो देखो एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट वो होता है, आप उसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन करो, किसी भी केमिकल में डालो, वो दो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग चीजों में नहीं टूट सकता। एलिमेंट हमेशा एक ही तरह के एटम से बनते हैं। मैं आपको समझाता हूं। अगर आप हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन चाहे जितने भी एटम के जुड़ने से बना है, ठीक है, तो आप उस हाइड्रोजन को कितना भी तोड़ो, कितना भी तोड़ो, उसका हर टुकड़ा हाइड्रोजन का ही एटम होगा। तो एलिमेंट वो होते हैं जो सेम टाइप के एटम से बने होते हैं, जिसमें एक ही तरह का एटम होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? जिसमें एक ही टाइप का एटम होता है वो होता है हमारा एलिमेंट। अब देखो ऐसा कौन कौन सा होता है। हाइड्रोजन, मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो एलिमेंट है। इसका मतलब वो दो चीजों के जुड़ने से नहीं बना है, वो अपने आप में प्योर है, सिंगल है वो। ठीक है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, और भी बहुत सारे, मैंने इतना नाम बताया। तो ये जितने एलिमेंट हैं, इनको अगर आप किसी भी तरह केमिकल रिएक्शन के द्वारा तोड़ेंगे तो हमेशा एक ही तरह के एटम आएगा। डेफिनेशन क्या हुआ एलिमेंट की? जो एक सेम टाइप के एटम के जुड़ने से बनते हैं उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, हिंदी में तत्व। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड एटम। एलिमेंट को आप तोड़ते जाओ और जो उसका सबसे छोटा पार्ट होगा वो एटम होगा। ये पहले माना जाता था, इसमें नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको 9th क्लास से पढ़ना बता दूं। एक एटम को भी तोड़ के 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, पता ही आप लोग को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखना एक बार। ये माना जाता है लगभग किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है सर्कुलर शेप में ही होता है। इसके जो न्यूक्लियस होता है ना, जो सेंटर का हिस्सा, मैंने बोला कि एटम 3 हिस्सों में टूट सकता है। P रेफर्स टू प्रोटॉन, N रेफर्स टू न्यूट्रॉन और E रेफर्स टू इलेक्ट्रॉन। इसके न्यूक्लियस में बेटे केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है जी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट का एटम कितना भारी है, हैवी है, बेटा यहाँ आ जाओ ना, यहाँ कुर्सी तो है, आराम से दिखेगा। किसी भी एलिमेंट का जो वेट होगा, ठीक है, उसके एक एटम को, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को तोड़ते तोड़ते हमने क्या किया, उसका एक एटम निकाला हाइड्रोजन का तोड़ करके लेबोरेटरी में, तो देखा कि उसका वेट कितना है। तो किसी भी एलिमेंट का के एटम का वेट उसके न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है। मतलब एक कोई एटम हो गया एलिमेंट का, जैसे मैंने एक पिक्चर बनाया, उसका न्यूक्लियस या एक बीच का हिस्सा होगा, तो वहां पर ही टोटल मास होता है। मास मतलब कंसंट्रेशन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ किसी भी जी न्यूक्लियस में, बिल्कुल ये अंदर रहता है, ये कहीं नहीं जाता। और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है अलग अलग एनर्जी सेल में। मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो अगले क्लास में पढ़ना है आपको। तो इसका जो वेट होता है एटम का, उसके न्यूक्लियस के मास के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा ना, वही उसका एटॉमिक मास या वेट हो जाता है। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है।
एटम भी 3 टुकड़ों में बढ़ सकता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और किसी भी एटम का वेट, पूरा मास उसके, ओ क्या हो रहा है भाई, मछली बजा रही है, उठा के बाहर सबको फेंक देंगे अभी सबको। उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, इसके न्यूक्लियस का जो मास होगा ना वही पूरे एटम का मास होता है, वेट होता है। ठीक है, बाद में अगले क्लास में तो इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर पूरा चैप्टर जिसका भैया लोग अभी टेस्ट दे रहे हैं। हाँ, किसी भी एलिमेंट का बहुत सारा एटम होता है, बिल्कुल। पहले ये माना गया कि हमारे ब्रह्मांड में जो नॉन लिविंग थिंग का आपने पढ़ा ही है, सबसे छोटा हिस्सा होता है सेल, प्लांट का, एनिमल का, और नॉन लिविंग थिंग का एटम होता है, ये पहले माना जाता था। अब हमने ये कैलकुलेट किया है कि नहीं, एटम भी छोटे छोटे। हमारी साइकिल कौन लेके जा रहा है रे? देखना कौन है, कौन है? नैतिका भाई। अच्छा, नैतिका भाई तो यहाँ बैठे, उल्टा बोल गया। तो मतलब समझ गए ना, पहले ये माना जाता था कि परमाणु, एटम को परमाणु उन्होंने कहा, ब्रह्मगुप्त ने, सबसे छोटा है। लेकिन आगे जाकर के वेस्टर्न साइंटिस्ट ने इसको भी 3 हिस्सों में तोड़ के बताया कि नहीं, ये भी 3 हिस्से हैं। वो बात है, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा, चैप्टर इधर उधर हो जाएगा। अंदर खुजली तो हो रही है बताने के, लेकिन चलो आज रिकॉर्ड तोड़ देते, बता ही देते। ठीक है, क्या हुआ, हो गया सारा? अभी करिए ना, आपको 5 बजे तक करते रहना ना, मैंने बोला उठने के लिए आपको। देखिए, एटम बॉम्ब में मोस्टली होता है क्या है, मैं आपको समझा दूं अगर आप चाहते हैं। यूरेनियम सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। देखिए, कुछ हमारे अर्थ पर ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको क्या कहते हैं, हम लोग एटॉमिक रिएक्टर में या एटम बॉम्ब में यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छा टाइटेनियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सब आता है। ये इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये हो गया कि इससे बहुत सारी रेज निकलती है। ठीक है, कुछ मटेरियल्स हैं ऐसे जिससे ऐसा होता है। तो अगर आप इसको, जैसे कि आपको पता है सन के अंदर क्या होता है कि जब वो उसके दोनों हाइड्रोजन के 2 एटम रिएक्ट करते हैं तो जुड़ करके एक हीलियम का एटम बनाते हैं जिससे बहुत एनर्जी निकलती है। तो ये वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं हाइड्रोजन के, क्योंकि एटम के रिएक्शन से होता है। यूरेनियम का जो एटम होता है, 2 एटम रिएक्ट करता है ना बेटे, तो उसके मिल करके एक होने से इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, बहुत एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी, जैसे सन का तारों का कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं या एटम बॉम्ब कहते हैं। नहीं, इतना बड़ा नहीं होता न्यूक्लियर बॉम्ब। देखो बेटा, एटम बॉम्ब बहुत कम पावरफुल होता है, उड़ा सकता है। देखो, उड़ाने का मतलब क्या है ना, जहां एटम बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, जहां फटेगा, वहां पर एक बहुत बड़ा डीच या खाई बना देगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उससे पता है किस रूप में होता है, कि जब फटने के बाद है ना, वो पहले उसका जो धुएं का गुब्बार है वो पूरा ऊपर तक जाता है एटमॉस्फेयर में, और वहां से वो बारिश की तरह सारी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो भी होते हैं वो गिरते हैं। तो वो हमारे वाटर में, हमारे फूड कंटेंट में, ऑक्सीजन में, एटमॉस्फेयर में समा जाता है, जिससे कि हमारे अंदर उससे ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन हाइड्रोजन बम जो नया बनाया गया है वो एक्सप्लोजन होता है उसमें, मतलब सब चीज को जला के बिल्कुल विस्फोट करके खत्म कर दे, वो ज्यादा खत्म नहीं। उसको एटमॉस्फेयर से कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे जस्ट लाइक अ बर्निंग, उससे कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं निकलता हाइड्रोजन बम से। चलिए, हाइड्रोजन बम छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। हाइड्रोजन बम जैसे दुनिया के कुछ ही देशों के पास है, इंडिया के पास भी हाइड्रोजन बम बना रखा है इंडिया ने। बेटा अब ये डाटा तो पब्लिकली कम ही आता है जैसे, है ना, क्योंकि किसके पास कितना हाइड्रोजन बम है कोई जल्दी कंट्री बताती नहीं है ना। देखिएगा, अगर आप नेचुरल एलिमेंट की बात करें
हमने एलिमेंट समझा दिया आपको। नेचुरल एलिमेंट की बात करें तो देयर आर ओनली 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट नोन टू अस एट प्रेजेंट। अभी वर्तमान में हम लोग 92 ऐसे एलिमेंट को जानते हैं जो नेचर से हमको मिलता है, हम लोग नेचर से डायरेक्ट उसको एक्वायर कर सकते हैं। देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर आ जाते हैं। एलिमेंट तो समझ गए, तो एलिमेंट तो एक आपने समझ लिया, इस एलिमेंट के अंदर ही कुछ मेटल भी होंगे और कुछ नॉन मेटल भी होंगे, ठीक है। On the basis of their properties, all the elements can be divided into two groups, metals and non-metal. अपने अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ एलिमेंट मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं तो मेटल कहे जाते हैं, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं तो नॉन मेटल कहे जाते हैं। The properties of non-metal are opposite to those of metals. मेटल का अपोजिट नॉन मेटल है। आप अगर एक का भी अगर पता लगा लो कि मेटल की प्रॉपर्टी याद कर लो, जो जो मेटल का होगा जस्ट अपोजिट उसका होता जाएगा। हो गया? तो बता रहे हैं बेटा, वही तो बताएंगे। अच्छा ये बताना, मतलब जो भी मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट हो गया नॉन मेटल का। कुछ लेकिन एक्सेप्शन होते हैं, कुछ ऐसे नॉन मेटल या कुछ ऐसे मेटल हैं, कुछ मेटल हैं जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं एक आध, और कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं, और लेकिन सारी नहीं, कुछ गुण रख उसके अंदर है। मैं इसमें सारा बताऊंगा आपको भी। तो सबसे पहले अगर आप बात करो मेटल की तो ये मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, ब्रिटल होता है, लस्ट्रस होता है। अब ये मेलेबल क्या है, डक्टाइल क्या है, लस्ट्रस क्या है, ये आपको समझा दें। Malleable means which can be beaten with a hammer to form thin sheets without breaking. अगर कोई चीज हो आप उसको, अरे कितना ज्ञान बांट रहे हो भैया, चुप हो जाओ यार प्लीज, क्लास ले रहे हैं। तुम्हारे क्लास में इसी तरह भाषण चले तो कौन क्लास ले पाएगा तुम लोग का? तुम लोग का टेस्ट हो गया दोनों का? इस साइड आके बैठ जाओ। अगर मान लीजिए लोहा है, तांबा है, इस तरह की चीजें हैं, मेटल हम कहते हैं क्योंकि हथौड़े से मारने पे ये है ना फैलेगा, इसकी पतली सीट सी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बिना टूटे, हथौड़े से मारने पे टूटेगा नहीं, फैलेगा, एक चीज। दूसरा क्या है, डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच और ड्रॉन टू फॉर्म अ थिन वायर। आप इसको स्ट्रेच या खींच करके, ठीक है ना, इसकी वायर बना सकते हैं, तभी तो ये तांबे की या कॉपर की वायर आप देखते हो, ठीक है। इसका नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता, चारकोल को नहीं किया जा सकता इस तरह। ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस। हाँ, डक्टाइल कहते हैं उसको, जिससे मतलब जिससे मेटल वो होता है जिसके वायर बना सकते हैं, खींच करके वायर की तरह उसको लंबा कर सकते हैं। ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑफ हैमरिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है। ब्रिटल का मतलब है कि आप अगर ज्यादा उसको हथौड़े से पीटोगे या ज्यादा आप उसको खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, तो वो टुकड़ों में टूट भी सकता है, ठीक है ना। लसरस मीन्स शाइनी और चमकीला, है ना, बिल्कुल चमक आएगा। लोहे पे कितना भी जंग क्यों ना लगा हो, अगर आप लोहे को काटते हो ना तो जो टुकड़े निकलेंगे अंदर से वो बिल्कुल शाइनिंग होता है लोहे का। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे लोहे पे रस्ट आ गया और उसको डेफिनेट का था तो सब लोग रहता है कैसा उस पे रस्ट लगा हुआ था, सारा रस्ट हटा दिया तो वजन नहीं घटेगा, पतला होगा। देखो रस्टिंग का मतलब है ना, अगर रस्ट बहुत ज्यादा लंबे समय से लगा है तो जो लोहा था वो तो घटेगा ही बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। वो तो ऐसे ही उसको गला दिया तो उससे तो ऐसे ही वेट कम हो जाएगा उसका, रस्टिंग से नहीं। आप जो कह रहे हो कि अगर उसका आपने रस्ट हटा दिया फिर वेट, तो उससे उसका कुछ नहीं, वो जस्ट ए केमिकल रिएक्शन होता है वो, ठीक है ना। जो रस्ट आपको, जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपने लोहे का गेट लिया, चाहे एक रॉड लिया, उसमें बहुत अधिक रस्ट था, आप उसको तौल दो, देख लो क्या वेट है, फिर आप उसको निकाल के अगर सैंड पेपर से रगड़ के देखते हो, सारा रस्ट हटा देते हो, कपड़े से पोंछ के बिल्कुल उसको हटा दिया, फिर भी आप वेट करोगे तो उतना ही होगा।
क्योंकि जो रस्ट है ना वो केवल एक तरह से वो केमिकल रिएक्शन को शो करता है। जितना गलाना है उतने से तो गला लिया, वेट तो कम हो ही गया, वो अंदर से खोखला कर दिया उसने। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल एलिमेंट विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, मेटल के अंदर की एक गुण बता रहा हूं मैं, ऐसे मेटल जिनको हथौड़े से पीटने पे उसकी सीट बना सकते हैं, या जिनको ज्यादा खींचने पे तार निकल के आ सकती है, वायर बन सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के अच्छे कंडक्टर भी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिसमें ये खासियत नहीं भी हो सकती है, अभी आएगा आपको। तो जिन मेटल के अंदर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी होती है, मतलब डक्टाइल होंगे और मेलेबल होंगे, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होंगे। लोहा है, कॉपर है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे हैं, बना सकते हैं बेटे, बिल्कुल। नहीं, आयरन का नहीं बनाया जाता, और इसलिए क्योंकि है ना वो रेसिस्टेंस ज्यादा रखता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कमाल हो गया हर्ष, मतलब कि है ना पत्थर पड़ गए तुम लोग के दिमाग पर, शर्म बेच के खा गए तुम लोग। पता है ना कि खोपड़ी उल्टी भी हो जाती है मेरी कभी कभी। आयरन 10th क्लास का तो कोई है ना बच्चा, मानसी? आयरन को हम एज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्यों नहीं बना सकते? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था आप लोग। मुझे अपने चैप्टर के हिसाब से बताना। कोई बच्चा 9th क्लास में? आयरन को हम एक इलेक्ट्रिक वायर क्यों नहीं बना सकते? आयरन की क्यों नहीं बनाया जाता? आयरन में भी अगर लोहे का रोड लगाएंगे तो आपको करंट लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वायर नहीं बनाते हम लोग। बता बेटे, इलेक्ट्रिसिटी दीदी को पढ़ाया, ये तो बताएंगे ना। हाँ जी बोलिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, वो चीज नहीं, वो आप लोग हमें नहीं बता पाए। रेसिस्टेंस ज्यादा होता है आयरन का, पढ़ाया था ना। मैं बता रहा हूं, आयरन का जो चीज, जिस भी मेटल की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है या कम से कम होती है, मैं बता रहा हूं, मतलब कि जब बिजली का करंट आप उसको देंगे ना तो बिना रुकावट के तेजी से जाएगा। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, क्योंकि जीरो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टेंस होता ही नहीं है बिल्कुल उसमें। उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉपर आता है। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो इजिली अवेलेबल है, लेकिन आयरन का इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि रेसिस्टेंस रखता है। रेसिस्टेंस का मतलब ये हो गया, उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक करंट आगे नहीं जाएगा, और कॉपर में बहुत अच्छी तरह से जाता है, इसलिए हम लोग कॉपर को यूज करते हैं। हाँ, सारे कॉपर वायर्स अधिकतर होते हैं। बैठो। वायर में बेटा मोस्टली कॉपर ही यूज होता है और एल्युमिनियम यूज होता है। जैसे वो जो बड़े हाई इंटेंसिटी वाले वायर होते हैं ना, उसमें आप लोग को क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ही यूज किया जाता है। एल्युमिनियम आपने वो देखा होगा, चाहे बहुत ज्यादा मोटी वायर होगी ना तो आपने देखा होगा छिल करके, तो उसके अंदर कॉपर नहीं एल्युमिनियम निकलता है ना, तो एल्युमिनियम भी अच्छा माना जाता है। लेकिन और एल्युमिनियम पता है क्यों? क्योंकि सस्ता है, इसलिए कॉपर लगा दीजिए तो और भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट कॉपर है। लेकिन अगर वहां से इतनी मोटी वायर, हाई इंटेंसिटी वायर को अगर कॉपर का बनाया जाए तो इतना महंगा पड़ जाएगा, सरकार ऐसे बिक गई। बहुत महंगा भी तो है ना कॉपर। कॉपर, कॉपर, सिल्वर। अगर विधि जी फंडिंग करें तो भारत सरकार सब तारों को कैंसिल हटा करके सिल्वर की ही वायर लगा दे। अब ये तो देखो चांदी है, वो इतना महंगा चीज है, ऐसे कैसे कुछ ना होगा? नहीं बनते, क्यों बनेंगे? कौन खरीदेगा सिल्वर के? एक अंगूठी और एक पाजेब खरीदने में आदमी मतलब कि क्या हो जाता है। अब घर का अगर पूरा वायरिंग अगर सिल्वर के से कराना हो ना, तो घर में क्या कर, जो औरत है उसकी गहने से ज्यादा तो है ना वायरिंग का दाम निकल के आ जाए।
चलिए देखिए कुछ मेटल्स के एग्जांपल आपको बताते हैं। आयरन, कॉपर, क्या गुड, क्या कॉन्सेप्ट? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट, टीन, कैल्शियम, लेड, कैडमियम, मर्करी, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नीज एंड यूरेनियम। ठीक है, तो आपको ये मैं समझा दूं, एकमात्र ही ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी पता है आप लोग को, पारा जो होता है जो थर्मामीटर में यूज करते हैं, वो भी एक मेटल ही है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बेटा क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं उन लोगों ने, अब बाद में दे देना कोई बात। हाँ लेकिन उसमें तो नहीं आएगी। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे की नहीं टैकल करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ ही ऐसे मेटल है जो सारी प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है ना? 92 नेचुरली, हमें नेचर से जितने भी 92 टाइप्स के एलिमेंट मिलते हैं, आपको आश्चर्य होगा सुन के, उसमें से 70 के 70 मेटल है और जो बच गए, ठीक है, 22 वही नॉन मेटल होते हैं। ऑल दीज मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल मर्करी विच इज ए लिक्विड। अब ये ब्रॉड लाइन में नहीं लिखा है, आपको देख के वहां लिखना होगा नोट्स में। सारे के सारे मेटल्स जितने भी आपको मैंने 70 बताया, तो 69 मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं, सॉलिड शेप में। केवल मरकरी ही है जो लिक्विड से। ठीक है, अब नॉन मेटल की बात करें जी, बोलिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। जो बजट वगैरह होते हैं ये अभी आए? हाँ, आज 1 फरवरी से ही, पहले बेटे फरवरी लास्ट से ये डेट था, अब 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, इस साल से 1 फरवरी से आ रहा, आज ही आया है बजट। कुछ उसमें वो बढ़ गया है, यूपीएससी का सिलेबस वगैरह ये भी बढ़ गया? नहीं, वो बजट के अंदर तो नहीं आता, अब वो देखना पड़ेगा। मैंने भी